हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 जो हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर का रह गया था, उसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में हाफ चैप्टर को डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखिए। आज ये हमारा जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 है और इसको 2 ही पार्ट्स में हम डिवाइड करके क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हर एक एग्ज़ाम में आजकल ये जो टॉपिक है इसको पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है। तो ये टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के अपग्रेडेशन के लिए हमने क्या डिसाइड किया। हमने डिसाइड किया कि हम एक एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेकर आएंगे। ठीक है। इस फंड को अनाउंस कब किया गया? इसको अनाउंस किया गया 2018 के बजट में। ठीक है। 2018 के बजट में इसको हमने अनाउंस किया। उसके बाद हम क्या चाहते थे कि इससे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो अपग्रेड हो। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स प्रोवाइड किए और 585 एपीएमसीज को भी देखा। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ को। ठीक है। अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, इसको जो है कौन डेवलप कर रहा था? एमजी नरेगा फंड्स के थ्रू ही ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये स्कीम कहीं ना कहीं डिमांड ड्राइवन है। इसको इसीलिए इसको जो है नाबार्ड ने क्रिएट किया है। ठीक है। इसको नाबार्ड के साथ मिलकर क्रिएट किया है। देखो, नाबार्ड मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है। तो अगर आपने नाबार्ड को अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नाबार्ड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टडी करवाई थी वो बताइए। साथ में बताइए नाबार्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और साथ में नाबार्ड बना कब था। ठीक है। इतने से क्वेश्चंस आप मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं देखती रहूँ कि आप रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, इसको नाबार्ड ने बनाया था। ठीक है। यहाँ पे नाबार्ड के साथ मिलकर बनाया गया था। और यहाँ पे जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स हैं, इनका मेन काम क्या था कि ये सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करेंगी ताकि एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके 10,000 विलेजेस में एंड 585 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ मिलकर जो है ये सारी चीज़ें करेंगी। देखो, नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना एक और स्कीम लाई है जिसका नाम है एग्रीकल्चर कौन सी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देखो क्या है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है हमारी जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसको भी नाबार्ड और आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। अब इसका भी एम क्या है कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, आपको पता है मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट के बारे में पढ़ाया था। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? जो कहीं ना कहीं 15 महीनों के अंदर आपको चुकाना होता है, जो कि थोड़ा सा पैसा होता है जो आप लेते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि फार्मर्स को हम इस स्कीम के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। और ये पॉलिसी 2006 से 7 से इफेक्ट में चल रही है, और ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 और 19 में। ठीक है। अब इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या है? वही कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराओ फार्मर्स को ताकि वो एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ लेकर आ सके। ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद देखो, कुछ क्रिटिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कहीं ना कहीं, अगर हमारा एग्रीकल्चर, हम चाहते हैं एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो, तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले फार्मर के पास पैसा होना चाहिए। उनके लिए हमें एक ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आना होगा जो कहीं ना कहीं फार्मर्स को हेल्प करें उनके एग्रीकल्चर में। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनडिस्प्यूटेबल शिफ्ट है जो कहीं ना कहीं एग्री क्रेडिट प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है। और आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं ना, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, हमने पिछले लेक्चर में भी इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पढ़े थे। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे लोग जो हैं वो कहाँ से ज़्यादा लोन ले रहे हैं? जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चरल लोन्स है ना, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर रखा गया है। जो हमारे एग्रीकल्चरल लोन्स हैं उनको कहाँ पे रखा गया है? पीएसएल के अंदर। देखो, पीएसएल क्या है इसको भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है हमारे पीएसएल्स। ठीक है। तो ये हमारा जो पीएसएल का टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है।
सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, लेंडिंग यहाँ पे ई आना था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है प्लस हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन दोनों ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ सेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो तो वो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, अगर वो डेवलप करेंगे तभी हमारी कंट्री डेवलप करेगी। और यहाँ पे बैंक्स को बोला गया है कि वो कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएं ताकि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। कंकरेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना को अनाउंस किया, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है, जो कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए जो है वेलफेयर के लिए काम करेगी फार्मर्स की, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया फंडामेंटली जो मंथली कंट्रीब्यूशन है फार्मर्स जो भी 40 से ऊपर हैं उनके लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं 21 लाख जो है, जब से अनाउंसमेंट हुई है 2019 में ये योजना जो लाई गई थी, जब से अनाउंसमेंट हुई है कम से कम 21 लाख लोग इसके अंदर जो है आए हैं इस स्कीम के अंदर। तो चलिए ये स्कीम क्यों लाई गई है, जो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हेल्प किया जाए, ठीक है, उनको जो है कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल सिक्योरिटी एक टॉपिक रहता है वो प्रोवाइड की जाए फार्मर्स को, ठीक है। तो ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया। आई होप आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझ में आ गया। वो सेक्टर्स जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो ये डेवलपमेंट के लिए, जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे PSL हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे ही हम पढ़ेंगे क्या, हमारी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ठीक है, मनधन योजना करके मनधन योजना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ठीक है। अब ये योजना क्या है, देखो ये गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है किन के लिए, जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए वो स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, ठीक है। क्या स्कीम है कि जब भी हमारे देखो अब किसान खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, इससे जो है देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अब जो देखो अब किसान क्या होंगे ना, थोड़ी देर के बाद बूढ़े भी हो जाएंगे, ओल्ड भी हो जाएंगे, और उस टाइम पे उन्होंने पूरे देश का इतना अच्छे से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनका ध्यान कौन रखेगा। तो इसीलिए हमारी जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्या देने की बात की है कि हम इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के अंदर, ठीक है। जितने भी हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनकी कल्टीवेबल लैंड कम से कम 2 हेक्टेयर तक उनकी लैंड है और 18 से 14 ईयर्स के अंदर अगर वो बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या करना है, 1 अगस्त 2019 से ही क्या करना है, वो एलिजिबल है इस स्कीम के बेनिफिट के लिए। इस स्कीम के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको 3000 पर मंथ दिया जाएगा, बट कब दिया जाएगा, जब वो 60 की एज को अटेन कर लेंगे ना, जब वो 60 साल के हो जाएंगे, जैसे रिटायरमेंट होता है, उसके बाद उनको दिया जाएगा, ठीक है, 3000 पर मंथ दिया जाएगा। अब देखो अगर कोई किसान मर गया तो उसके बाद उसकी जो वाइफ है, ठीक है, उसको उसका जो है 50% दिया जाएगा, यानी कि फार्मर्स को कितना दिया जा रहा है, फार्मर्स को दिया जा रहा है 3000, तो महिला को कितना दिया जाएगा 1500। तो ये स्कीम के अंदर बोला गया है। इस स्कीम में जो है ये भी बोला गया है जो एप्लीकेंट्स है 18 से 40 ईयर्स में, उनको मंथली कंट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा 55 से लेकर 200 पर मंथ, ठीक है। और जब फार्मर को 60 की एज में वो अटेन हो जाएगा, तो जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में जो हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं वही इंक्लूडेड हैं, बाकी फार्मर्स नहीं। देखो हमने इसी चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ फार्मर्स भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने स्मॉल देखा था, मार्जिनल, सेमी मीडियम फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके के फार्मर्स इंक्लूड हैं, जिनका नाम है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे जो कॉन्सेप्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी का, इसको देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। तो जो फूड सिक्योरिटी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी भी, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब सारे लोग जिनके पास कुछ फिजिकल, सोशल या इकोनॉमिक एसेस है,
असेस अगर लोग कर पा रहे हैं, सफिशेंट सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खा पा रहे हैं जो उनकी फूड प्रेफरेंसेस को मीट कर रहा है, डाइटरी नीड्स को मीट कर रहा है, और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ को जी पा रहे हैं, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी कि उनको अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना अगर मिल रहा है, सेफ मिल रहा है, सफिशेंट है उनके लिए, ठीक है, तो उसको हम फूड सिक्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना डायरेक्टली तो कोई राइट मेंशन नहीं है जो फूड सिक्योरिटी की बात करता है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल 21 है एंड एक आर्टिकल 47 है, ठीक है, दो आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फूड सिक्योरिटी की। क्योंकि आर्टिकल 21 अगर आपने पढ़ा होगा तो वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है। तो इसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था और कहा था कि अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा एक राइट है, तो अगर हमें जीना है तो जीने के लिए खाना तो ज़रूरी है, तो इसीलिए खाना भी हमारा राइट टू फूड एक हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है। और आर्टिकल 47 में भी खुद जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे भी डायरेक्टली बताया हुआ है कि स्टेट को कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन का लेवल है लोगों का उसको इम्प्रूव करते रहना है, जो लोगों का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करते रहना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही हमें पता चलता है कि फूड सिक्योरिटी के बारे में हमारे ये दो आर्टिकल्स जो हैं कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो ये आपके दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो गए फूड सिक्योरिटी के लिए। अब देखो हमारे कुछ पिलर्स भी हैं फूड सिक्योरिटी के। कौन कौन से पिलर्स हैं ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पिलर्स हैं फूड सिक्योरिटी के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पिलर है अवेलेबिलिटी, कि जो खाना है, ठीक है, खाने की अवेलेबिलिटी है, यानी कि खाना अवेलेबल है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को खाना खाना है वो अवेलेबल है, तो पहला पॉइंट इसमें पिलर्स में यही है कि खाने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा तो खाने का एक्सेस, यानी कि अगर खाना है भी है तो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, फूड का प्राइस जो है ज़्यादा नहीं है कि लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हों। तो दूसरा हमें इंश्योर करना है कि जो भी फूड लोगों को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सेसिबल भी हो। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि जो भी फूड हमारा देखा गया है उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लोग उसका, यानी कि जो भी फूड हमें मिल रहा है लोग उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज का मतलब क्या है कि जो भी अगर फूड लोगों को मिला है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, न्यूट्रिशियस है तो वेल एंड गुड। अगर जो भी उनको फूड मिलता है उनको प्रॉपरली क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी है, बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसे फूड को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है और फूड स्टेबिलिटी ज़रूरी भी क्यों है। देखो अगर क्या होता है ना, जो फूड हम एक्सेस कर रहे हैं, अवेलेबल है, यूटिलाइज कर रहे हैं, ये रिलेटिवली स्टेबल है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी थ्रेट जो है उसको फूड स्टेबिलिटी को नहीं आने दें। देखो अब आज के टाइम पे बहुत से नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो फूड स्टेबिलिटी है वो कई बार जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है, उसको थ्रेट आ जाते हैं। तो अगर मान लो कल को क्या हुआ, कल को बारिश नहीं हुई तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं होंगी, और क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा। तो जो क्लाइमेट चेंज जैसी स्थितियां हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो एक तो ये ही 4 पिलर्स हैं फूड सिक्योरिटी के जो बात करते हैं, ठीक है, कि हमें जो है फूड सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं। एक तो फूड सभी को अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि लोग उसको ले पा रहे हैं अच्छा प्राइस में, फिर अगर उनको मिल रहा है तो वो प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है कि फूड का जो स्टेबिलिटी है वो इसको भी हमें इंश्योर करना है। ये 4 जो पिलर्स हैं फूड सिक्योरिटी के हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे 4 पिलर्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कि अगर हमें फूड सिक्योरिटी को मेज़र करना है उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो फूड सिक्योरिटी को मेज़र करने के लिए आपको क्या क्या करना है
कि आप जो कैलोरीज हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर सकते हैं। लोगों के हाउस होल्ड की इनकम और एक्सपेंडिचर के सर्वे से आप मेज़र कर सकते हैं, डाइटरी इंटेक से। उसके बाद एक इंडिविजुअल की हाइट, वेट एंड बॉडी कंपोजिशन से मेज़र कर सकते हैं कि उसको किस तरीके का फूड सिक्योरिटी है उसके पास या नहीं है। उसके बाद वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस बता देगा आपको। मतलब देखो हमारा ना कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिलीवेंट है। क्या है ज़रा समझते हैं, ज़रा समझते हैं फूड इनसिक्योरिटी के कारण कि फूड इनसिक्योरिटी क्यों है। देखो यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ सबसे पहले मैं कॉजेज़ ऑफ, एक मिनट, कॉजेज़ नहीं लिखते हैं, सीधा फूड इनसिक्योरिटी लिख देते हैं, ठीक है। सो फूड इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है। देखो फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मतलब है लोगों को अच्छा फूड मिल रहा है, तो यानी कि फूड सिक्योरिटी है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है कि लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है। देखो सबसे पहला मेन कारण आज के टाइम पे वो है कन्फ्लिक्ट। आपने सुना होगा न्यूज़ में, ठीक है, कि आज के टाइम पे जो रशिया यूक्रेन वार है वो चल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वार तो चल रहा है, उसके साथ साथ इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, म्यांमार का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। म्यांमार में इस टाइम पे गवर्नमेंट रही है, मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने लैंड, अपने खेत वगैरह वहीं पे छोड़ के निकल रहे हैं। तो इससे जो भी लोग वो आ रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किससे गुजर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी से, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। तो कन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक मेन सिचुएशन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमें फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रहा है। अगर हम दूसरा कारण देखेंगे फूड इनसिक्योरिटी का, दूसरा कारण क्या है फूड इनसिक्योरिटी का, नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं वो भी एक मेन कारण है। क्योंकि जब भी डिज़ास्टर्स आते हैं, यानी कि जब भी ड्रॉट इफेक्टेड रीजन्स जो भी हैं सब सहारन अफ्रीका में, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं इनकी वजह से जो हमारे क्रॉप यील्ड्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी है फूड की जो भी कम्युनिटीज़ के लिए अवेलेबल है वो भी सारा ख़राब हो जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन है उसने अपना एक जो है एक रिपोर्ट निकाली, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो है 10 बिलियन लोग जो हैं होने वाले हैं 2050 तक। अगर हम 2050 की बात करें, 2050 तक यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि कितने लोग हो जाएंगे, 10 मिलियन लोग। अब इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इनको जो है क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें क्या करना है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की, ठीक है। इतने सारे लोगों को फूड जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी एक चैलेंज है जो यूनाइटेड नेशन ने बताया कि 2050 तक 10 मिलियन लोग होने वाले हैं, और इतने ज़्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड करना, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फूड इनसिक्योरिटी से हमें गुजरना पड़ सकता है, ठीक है, जब इतनी ज़्यादा दुनिया, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। अब देखो हमने वर्ल्ड में ना फूड इनसिक्योरिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कब, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, और हमने यहाँ पे क्या देखा, फूड सिक्योरिटी को अगर हमने देखा तो उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी से जूझे। क्यों, क्योंकि देखो जब कोविड-19 आया तो लोगों की जो इनकम्स थी, ठीक है, वो एकदम से रिड्यूस हो गई, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है एकदम से बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद जो फलों के, सब्जियों के जो भी दाम थे, आपने देखा होगा फूड प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा हाई, उस टाइम पे हमने देखा फूड प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे, और हमने उस टाइम पे क्या देखा कि बहुत से लोगों को खाना नहीं मिला, बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, और साथ साथ में हमारा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसने भी अपनी रिपोर्ट दी कि जो लोग, नंबर ऑफ जो फूड इनसिक्योर लोग थे, अगर हम देखें तो 2020 में वही लोग जो थे डबल हो चुके थे, ठीक है। तो ये हमने कहीं ना कहीं डेटा देखा, और हमने देखा कि इस टाइम पे काफ़ी फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिली। तो इनकी वजह से क्या क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिली। सबसे पहले इसकी वजह से क्या हुआ, माल न्यूट्रिशन देखने को मिला, सबसे फर्स्ट फैक्टर। जब बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिला तो बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र करने लगे, ठीक है। जब माल न्यूट्रिशन से सफ़र करने लगे तो उसके बाद हमारा जो है क्या हुआ, हाँ,
तो उसके बाद जब बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र करने लगे तो 1 मिनट, हाँ, तो उसके बाद हमें स्टंटिंग देखने को मिला, ठीक है, बच्चों में, ठीक है, जब चाइल्ड को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, ठीक है, 1000 डेज तक, उसके सेकेंड बर्थडे तक, तो ये जो है स्टंटिंग से भी बच्चे सफ़र करने लगे, ठीक है। इसका मतलब है वो मेंटली और फिजिकली डेवलप नहीं हो पाए, जहाँ पे वो इसको अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। उसके बाद उनमें बच्चों में हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिले, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली। अब देखो, ये सारी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ये कारण हुए हैं। अगर हम देखें कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज है अगर हमें फूड सिक्योरिटी को मैनेज करना है इंडिया में, तो वो भी कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अब देखो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं ताकि हम फूड इनसिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहले हमें एक जो है फर्स्ट पॉइंट आता है बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस। देखो, अगर फूड इनसिक्योरिटी होगी तो ये एक टेरिबल रियलिटी है जिससे बहुत से लोग भूखे कारण ही मारे जाएंगे, ठीक है। अगर आप ही सोचो, खाना ही नहीं होगा खाने के लिए, एक लिविंग बींग्स जो है वो खाना ही खा के जिंदा है, तो अगर खाना ही नहीं होगा तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से हमारा जो है कहीं ना कहीं समुंदर का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ओबियसली नेगेटिव इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर हमें इसके लिए डील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सस्टेनेबल, ठीक है, हमें जो है मोर सस्टेनेबल और रेजिडेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। हमें क्लाइमेट के चेंज के साथ लड़ना होगा। हमें जो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन है वो करना होगा, यानी कि देखो, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना होगा जिनके लिए ज़्यादा पानी नहीं रिक्वायर्ड है, जिनके लिए ज़्यादा हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे जो बारले है, बाजरा वगैरह है, उसको हम ग्रो कर सकते हैं कैसे भी रीजन्स पे, और उनके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको उनकी तरफ मूव करना होगा। इरिगेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना होगा, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना होगा। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको फूड इनसिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, जो इनइक्वालिटीज़ है हंगर की, उसको एड्रेस करना होगा। देखो, जो इम्पैक्ट है ना कन्फ्लिक्ट का, हमने देखा कितने बोर्ड्स मैंने आपको पीछे बताए कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये फंडामेंटली जेंडर्ड है, और जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये जेंडर्ड है, यानी कि इसका जो ज़्यादा असर हमें वुमेन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि इनका जो ये जो एक्सपीरियंस है ये क्लोजली किसके थ्रू है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग, कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वूमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे वजह से क्या होता है, अनइक्वल फूड एलोकेशन होता है, जो एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का वुमेन एंड गर्ल्स में हमें देखने को मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं फूड और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में इस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना होगा, जिसके थ्रू हम सेफर मोर फूड एंड जो वुमेन्स एंड गर्ल्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है कन्फ्लिक्ट सेंसिटिव रिलीफ, ठीक है। अब क्या करना होगा, कन्फ्लिक्ट सेंसिटिव रिलीफ लेकर आने होंगे, यानी कि जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सॉरी मैंने ये आपको ना जो सेकंड पॉइंट था वहाँ पे चीज़ें ये समझा दी। देखो, जो सेकंड पॉइंट था ना उसमें बोला जो इनइक्वालिटी चल रही है वुमेन गर्ल्स के बीच में एंड बॉयज़ के बीच में इनइक्वालिटी चल रही है, उनको हमें जो क्या करने की ज़रूरत है, उनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है कि जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वही जो म्यांमार का कन्फ्लिक्ट है, यानी कि वहाँ पे मिलिट्री रूल आ चुका है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो हमें जो ऐसी अप्रोचेस लेके आनी है जो कन्फ्लिक्ट सेंसिटिव हों, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आने हैं जिससे कन्फ्लिक्ट बढ़े ना, ताकि फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएँ, क्योंकि फूड जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी हमारी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, फूड सिक्योरिटी को ही इंश्योर करने के लिए हमने बहुत से स्कीम्स वगैरह लेकर हम आए हैं, बहुत से सिस्टम्स हमने इंट्रोड्यूस भी किए हैं हमारे इंडिया में। तो अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आए हैं। देखो, आपने ना इस कॉन्सेप्ट को खुद भी एनालाइज किया होगा, अगर नहीं किया है तो भी ठीक है, बट मुझे लगता है आपने ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको एनालाइज किया होगा। कैसे? देखो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको हमने एस्टैब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, देखो ये गवर्नमेंट का स्पॉन्सर चेन है जहाँ पे आपको FPS देखने को मिलती है। FPS क्या है? हमारी फेयर
प्राइस शॉप्स, जहाँ पे आपको जो प्राइस मिलते हैं वो बिल्कुल फेयर मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो बेसिक फूड है, नॉन फूड कम्युनिटीज़ हैं, जो भी नीडी सेक्शंस है सोसाइटी की, बहुत ही कम दाम में दिए जाते हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड ग्रेन्स जो हैं लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स को प्रोक्यूर करती है फार्मर से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है फार्मर से इसको लेती है, और उसके बाद सेंट्रल के जो भी प्राइजेस इशू होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेट को बेच देती है, और स्टेट फिर इनको गोडाउन्स में बेचती है। और उसके बाद क्या होता है, जब गोडाउन्स में बेचा जाता है हर एक स्टेट के गोडाउन्स में, उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक एफपीएस में बेचा जाए, फेयर राशन शॉप्स में, यानी कि एफपीएस हमारी क्या है, राशन शॉप्स, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारे पास ना, आपने देखा होगा राशन सिस्टम चलता है, ठीक है, जहाँ पे हर एक पर्सन का एक राशन कार्ड होता है, जिसके अंदर मतलब कि पूरे जो सदस्य हैं उनको कवर किया जाता है, और उसके अंदर हमें जो है फेयर प्राइस में, मतलब बहुत ही कम दाम में जो है जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो स्टेट फिर उसको क्या करती है, देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बाय करती है, और उसके बाद इसको बेचना चालू करती है। लेकिन हमारे पास ना एक बॉडी है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये क्या थी बेसिकली, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऐसी बॉडी है जिसको हमने कब बनाया था, इसको बनाया गया था 1961 में। कब बनाया गया था, 1961 नहीं, 1965 में बनाया गया था। और कौन से एक्ट के थ्रू, तो ये हमारा था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964, इसके थ्रू ही हमने ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया था, ठीक है। उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक हमारी क्या नोडल एजेंसी है सेंट्रल लेवल पे, जिसका काम है कि ये क्या करती है, ये जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है, जो भी फूड ग्रेन्स है उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। किसको ट्रांसपोर्ट करती है, स्टेट गोडाउन्स को, ठीक है। तो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड ग्रेन्स को। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका काम क्या है, कब बनी थी, ठीक है, कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपको याद रखना है, ये ज़्यादा मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो मंत्रालय, ये जो बॉडी है हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आती है। ये एक हमारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, और एक्ट मैंने आपको बता दिया 1964 का जो एक्ट था उसके तहत इसको बनाया गया था। काम क्या करती है, फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करती है, क्या करती है, सेंटर की नोडल एजेंसी है, स्टेट गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ये कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स को एमएसपी में लेती है फार्मर से, और ऑपरेशनल जो बफर स्टॉक्स हैं ग्रेन के उसको देखती है कि जो भी हमारे पास जितना अनाज है उसको देखती रहती है, इंश्योर करती रहती है, ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और फिर ये स्टेट्स को वो फूड देती है, उसको बोलती है डिस्ट्रीब्यूट करो, ट्रांसपोर्ट करती है स्टेट को, ठीक है। तो ये इसका मेन काम है जो हमारी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इसका मेन सब कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया FCI, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ये देख सकते हो आप। एक एक्ट आप पार्लियामेंट के तहत ये बनी थी 14 जनवरी को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स को रिमनरेटिव प्राइजेस प्रोवाइड करना, फूड ग्रेन्स को जो है अवेलेबल कराना एट रीजनेबल प्राइजेस में, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी की उसको, फिर बफर स्टॉक को मेंटेन करना, मार्केट में इंटरवीन करना ताकि प्राइस स्टेबलाइजेशन रहे। तो ये इसके कुछ काम हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक हमारा है जिसका नाम है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। तो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को कब बनाया था, 1997 में, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया, एक्सप्लिसिटली जो हमारे गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको ही यहाँ पे हमने टारगेट बनाया था कि उन लोगों को कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करवाया जा सके। तो इनका क्या मेन मकसद था कि जो फूड ग्रेन्स है, यहाँ पे जो BPL है, जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लोग हैं, उनको प्रोवाइड किया जाए एक हाईली सब्सिडाइज रेट में फ्रॉम दी PDS एंड फूड ग्रेन्स टू
पीपल जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, हाई प्राइसेस में उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे पुअर को आइडेंटिफाई किया है स्कीम के अंदर, और ये स्कीम कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल करेक्टर है हमारा पीडीएस का उसको मेंटेन करती है। बट इसका जो पर्टिकुलर फोकस है वो किस पे रहता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं यानी कि VPL, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर जो राशन है वो कितना दिया जाएगा, 35 kg पर मंथ, ठीक है, हर एक घर को, ठीक है। फिर आती है हमारी एक और स्कीम जिसको जल्दी से कवर करते हैं। ये कौन सी स्कीम है हमारी, ये है अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम को ही लाया गया है, और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और इसके अंदर भी यही है कि इसको किसके टाइम पे लाया गया था, इसको लाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। तो इसकी पहली अनाउंसमेंट 2000 में हो गई थी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पुअर और नीडी को बहुत से लो प्राइसेस में कहीं ना कहीं राशन देने की बात कर रही थी। ये स्कीम भी मेनली उन लोगों के लिए है जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने अनाउंसमेंट की है, जो भी फैमिलीज कहीं ना कहीं AA कैटेगरी में है उनको शुगर प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही कम दाम में, ठीक है। अगर मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग देखें, जो गवर्नमेंट के आउटलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं AA फैमिली को खाली और खाली 18.50 हर एक किलोग्राम ऑफ शुगर, यानी कि बाकी जो शुगर है अगर महंगी भी पड़ रही है तो उनको सिर्फ 18 रुपये की चीनी दी जाएगी 18.50 में, ठीक है। ये चीज़ बोली गई। तो इससे जो है जो गरीब फैमिलीज थी उन पर काफ़ी लो बर्डन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट ही रह गई है, अभी लास्ट टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। ये क्या है, देखो हमने कोविड-19 जब शुरू हुआ उस टाइम पे हमने देखा कि लोग कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं, ठीक है। बिहार के लोग जो हैं वो कहीं पे काम करने के लिए गए हैं तो वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। जब इस तरीके की चीज़ें हमने देखी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम सारी यूनियन टेरिटरीज में। और ये स्कीम कब आई, 2021 में, ठीक है। ये सिस्टम 2021 में लेकर आया गया कि इस सिस्टम के अंदर क्या बोला गया कि एक नेशन एक राशन कार्ड सिस्टम जो है वो जो है बेनिफिशियरी इसके अंदर जो है फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज प्राइस में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकता है पूरी कंट्री में अपना सेम राशन कार्ड लेकर, ठीक है। अगर उसका आधार कार्ड लिंक है तो वो कहीं से भी पूरी कंट्री में से कहीं से भी वो जो है फूड ग्रेन्स को बाय कर सकता है। और ये जो प्रेजेंट हमारा PDS सिस्टम चल रहा है, ये राशन कार्ड होल्डर जो है वो फूड खरीद सकता है, बट वो फूड खरीदेगा सिर्फ और सिर्फ फेयर प्राइस शॉप से जो कहीं ना कहीं उसकी लोकेलिटी में है, ठीक है, इन विच यहाँ पे वो रहता है। जैसे अगर कोई पर्सन कहीं पे रहता है, बिहार में रहता है, तो उसकी जो लोकेलिटी है उसको वहीं से राशन कार्ड मिलता है, ठीक है, उसको वहीं से राशन जो है वो मिलता है, ठीक है। पहले ऐसा होता था। जो पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप है ऑन माइग्रेशन, इसने रेकमेंड किया कि क्या ज़रूरत है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और उसके बेनिफिट्स है उसको पोर्टेबल करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर कोई पर्सन इधर नहीं रहता तो उसको किसी और शॉप से भी एक्सेसिबल करवाओ। तो सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को भी लॉन्च किया था अप्रैल 2018 में। तो न्यू सिस्टम में कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से, ठीक है। ये जो वो डिवाइसेस हैं जहाँ पे इंस्टॉल है हमारे फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। इसके अंदर जो माइग्रेंट है उनको भी अलो किया जाएगा कि वो भी 50% जो है फैमिली कोटा का मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। इससे जो इंडिविजुअल है वो पूरी फैमिली कोटा को तो बाय नहीं कर सकता इन वन गो आफ्टर शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस। एक बार 100% अगर उसका आधार सीडिंग हो जाए और अच्छे से उसका पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस काम कर जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो फिर नेशनल पोर्टेबिलिटी जो है राशन कार्ड की वो रियलिटी बन जाएगी। लेकिन ये सिस्टम कहीं ना कहीं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी देगा राशन कार्ड को। जो भी लोग राशन कार्ड से वगैरह बेनिफिट है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सिस्टम। जब एक नेशन एक राशन कार्ड कहीं से भी आप जाके ले सकते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे जो है कहीं ना कहीं कंट्री जो है वो अपने SDG नंबर 2 में आ जाएगी। जो हमारा SDG जो है हमारा दूसरा, वो क्या बात करता है कि हमें क्या चेक करना है, ग्लोबल हंगर को दूर करना है। तो कहीं ना कहीं अगर कंट्री इस तरीके की चीज़ें करेगी तो इससे हम जो है अपना गोल नंबर 2 प्राप्त कर पाएंगे, जो हमने टारगेट लिया 2030 तक, ठीक है। तो
यही था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये भी मैंने 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।